नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिलांग में थे, चुनावी सभा कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग निराशा की ऐसी गर्त में चले गए हैं कि ये कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुद जाएगी। तो ऐसे में देश ये कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बात को लेकर मुखर है। कांग्रेस कहती है कि ये तमाम चीजें बोलते हैं लेकिन मुद्दे की बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन हमारा सवाल यह है कि इन सब के बीच आम जनता कहां पर है, आम जनता के मुद्दे कहां पर है। एक दूसरे पर कटाक्ष करके या फिर चुनावी मुद्दे हटाकर अपने आप को खड़ा कर लेने से क्या इस देश का लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है? डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, मुद्दे एक तरफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे के सामने अपने आप को लाकर खड़ा कर देते हैं और सारे मुद्दे डाइल्यूट हो जाते हैं। हिमांशु, पहले ये देखिए कि ये बात बोली कहाँ गई है। ये बात बोली कहाँ गई है तो उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में जिन जगहों पर बोली गई है, जहाँ चुनाव अब बचे हुए हैं, 27 मार्च को होना है, वो है नागालैंड और मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग में ये बात कही गई और आज शिलांग में इसके बाद तुरा, वहाँ भी उनका भाषण हुआ और उसके बाद नागालैंड में दीमापुर भी उन्होंने वहाँ भी भाषण दिया। 3 सभाएं, उत्तर पूर्व में सभाएं। और प्रधानमंत्री, आप ये समझ लें कि कितनी छोटी छोटी असेंबलीज़ हैं कि 60 सीटें इस तरह से जैसे मेघालय में हैं। और उन 60 सीटों में भी इस बार पहली दफ़ा बीजेपी सभी 60 सीटों पर मेघालय में लड़ रही है। पिछली दफ़ा तो वो 48 पर लड़ी थी और मात्र 2 जीत पाई थी। एक्सप्लेन होता है कि मोदी खुद को क्यों सामने रख रहे हैं। नागालैंड चलिए, वहाँ की 60 सीटों में से मात्र 20 पर बीजेपी लड़ रही है। और अगर हम दोनों जगहों को मिलाएं तो 60 यहाँ उम्मीदवार, 20 वहाँ उम्मीदवार और दोनों मिलाकर के 80 उम्मीदवार नागालैंड और मेघालय में बीजेपी की और 75 ईसाई हैं उसमें। तो मुद्दे के बदले मोदी क्यों आना चाहते हैं, ये आसानी से समझ में आती है बात। क्योंकि जब हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलेगा तो मोदी चलेंगे। तो हर मुद्दे से आगे मोदी जी हैं, फिर आम जनता कहाँ है? आपको दोबारा दूसरा उदाहरण देता हूँ। आम जनता है बीफ को लेकर के जो एक लाइन है बीजेपी की, क्या वो चलेगी वहाँ? नहीं, वहाँ के तो नेता ही कहते हैं हम खाते हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता। अगर ये मुद्दा नहीं चलेगा तो कौन चलेंगे? मोदी। तो आपने जो प्रश्न उठाया कि दरअसल मुद्दों को छोड़ करके मोदी क्यों सामने अपने आप को ला रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ा कोई ट्रम्प कार्ड जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी। अब दिक्कत ये है कि उत्तर पूर्व जैसे इलाकों में जो मेन स्ट्रीम मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदुत्व का कार्ड, या फिर ये इस तरह के मुद्दे जैसे बीफ की बात हम लोगों ने करी, ये सारे मुद्दे वहाँ जा कर के रुक जाते हैं। तो वहाँ बचते कौन हैं? अगर उन इलाकों में अच्छा करना है, जो कि किया भी है बीजेपी ने, तो वो उस ट्रम्प कार्ड के दम पर, जिनका नाम प्रधानमंत्री मोदी है। और शायद यही वजह है कि आज उन्होंने कहा कुछ लोग चाहते हैं कि मैं न रहूं और बीजेपी और देश की जनता चाहती है कि मैं रहूं। ये जो अपने आप को सामने में ला करके लोगों को ये संदेश देना कि मैं दिल्ली में बैठा हूं और यहाँ मुझे आपका समर्थन मिलेगा, तो ये डबल इंजन हो जाएगी। ये डबल इंजन आप ये समझ लें कि हर विधानसभा में देश भर में जो चुनाव हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा मंत्र हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। क्या ये फेयर है? एक डेमोक्रेसी के लिहाज से क्या ये फेयर है कि आप सारे मुद्दे हटाकर अपनी बात करें? और लोकप्रियता तो है, हर कोई जानता है, लेकिन उसका फायदा उठाएं। क्या ये फेयर आप कहेंगे? देखिए, फेयर और अनफेयर, अगर युद्ध है तो वहाँ तो जीत मायने रखती है ना। ईसाइयों के बीच भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करना है और येन केन प्रकारण भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मौजूदगी बना ली है उत्तर पूर्व में।
इसको डिनाई ना करिए कि असम सहित 25 सीटें हैं उत्तर पूर्व में, और उसमें से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं इस वक्त। वहां से मंत्री बनाए गए हैं। आप सोचिए कि अरुणाचल से, तवांग से जीत करके आते हैं कानून मंत्री किरेन रिजिजू। ध्यान कहां तक है भारतीय जनता पार्टी का, और जो जहां चलता है, हिंदुत्व का कार्य हिंदी हार्टलैंड में चलता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसे उपयोग करती है। आप ये देखिए कि कांग्रेस की कितनी स्थायी जमीन थी उस पूरे इलाके में, या है, उसको थामने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल कह रही है कि मुद्दे पर ही बात करिए। बार बार वो पिंच किया जा रहा है, वो सदन में राहुल गांधी पिंच कर रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा में पिंच कर रहे हो, या फिर अब जब फिर से रोका गया पवन खेड़ा को, रायपुर नहीं जाने दिया, तब भी फिर वही बातें निकलकर सामने। मतलब सीधा सीधा सवाल ये पूछा जा रहा है कि मुद्दों पर क्यों नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, बेरोजगारी महंगाई की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग एक बार कह चुके हैं कि जो विपक्ष में रहता है उसे ही जनता के ये सारे मुद्दे दिखते हैं। और एक और ख़ास बात है कि जब आप ऐसे इलाकों में जाते हैं, जैसे उत्तर पूर्व का इलाका है, जैसे ट्राइबल बेल्ट है हमारे देश में जितना है, इन इलाकों में ज़्यादातर स्थानीय मुद्दे चलते हैं। आप फॉरेन पॉलिसी के दम पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे वहाँ पर तभी प्रभावित करेंगे जब वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ते हैं। स्थानीय मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं वहाँ पर, और उनके आसपास वहाँ की राजनीति बनती है। ये सड़क पिछले 30 सालों में कच्ची की कच्ची क्यों है। तो ऐसा लगता है कि वो जो स्थानीय मुद्दे हैं उसके आसपास प्रधानमंत्री मोदी की छवि को प्लेस करने की कोशिश की जा रही है कि इन स्थानीय मुद्दों का समाधान जो है वो एक बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ के पास है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। देखिए, उस इलाके में जाके 3-3 सभाएं लेना, बार बार गृह मंत्री अमित शाह का वहाँ जाना, नड्डा जी कितनी दफ़े हो आए इन 3 राज्यों में जो चुनाव है उसके दौरान, तो वो संदेश देने की कोशिश हो रही थी कि आपके बहुत से स्थानीय मुद्दे हैं, उनका समाधान हमारे पास है। बेरोजगारी और महंगाई ये पूरा सार्वदेशिक मुद्दा है, वहाँ भी प्रभावित करता है। लेकिन जब स्थानीय मुद्दों की बात होती है तो उसके सल्यूशन पर बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग ध्यान देते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट का नियम रहा है, और इसी कारण से अपने ट्रेडिशनल मुद्दों को छोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी को मुद्दा बनाया गया है, और एक टेम्पलेट है, ये एक उदाहरण सेट किया जा रहा है। क्योंकि जो चीज़ अगर वहाँ चलेगी तो फिर जाहिर है कि उन तमाम इलाकों में चलेगी जहाँ पर हिंदी हार्टलैंड वाली राजनीति नहीं चलती है, जैसे दक्षिण। इलेक्शन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार, क्योंकि बस वोटिंग होने ही वाली है कुछ दिनों में। 27 को है। हाँ, 27 को। तो थोड़ा इंतज़ार करिए। हम लोग नागालैंड और मेघालय के बारे में भी बात करेंगे, और वहाँ जीत के प्रॉस्पेक्ट्स किसके हैं वो बात करेंगे। त्रिपुरा में थोड़ा मामला फिलहाल ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का फंसा हुआ है वोटिंग के बाद भी की है। जी हाँ, और वो ऐसा राज्य है जिसे आप ये समझ लें कि त्रिपुरा एक ऐसा उदाहरण है कि लेफ्ट और राइट एक दूसरे से वहाँ भिड़ते हैं। पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ एक तरफ बीजेपी राइट दक्षिणपंथी और दूसरी तरफ सीपीएम लेफ्ट वामपंथ। और ये जो एक लड़ाई है, विचारधाराओं की लड़ाई है ना, ये सबसे ज़्यादा मुखर और अपने पूर्ण रूप में दिखाई पड़ती है। बाकी जगहों पर जहाँ टक्कर बीजेपी को मिल रहा है वो पूरी कोई वामपंथी दल नहीं है, और वामपंथी दल एक जगह जहाँ मजबूत है केरल में, तो वहाँ सामने कांग्रेस है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और वामपंथ के बीच लड़ाई है, और ये दिलचस्प लड़ाई है क्योंकि ये बीच से वोटों को डिवाइड करता है। और इस लड़ाई का असर मेघालय में और नागालैंड में है क्या नहीं है, ये हम बात करेंगे किसी दिन, क्योंकि नागालैंड और मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों की जो जीत है या हार है, ये तय करने जा रही है कि माहौल कर्नाटक में
कि ऐसा होने जा रहा है जिसके कि चुनाव आपको अप्रैल मई में हो जाएंगे। हम लोग कह रहे हैं एक तरफ मुद्दा है और एक तरफ मोदी जी खुद आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर राज्य के चुनाव में वो खुद आकर खड़े हो जाएं, जैसे केंद्र की चुनाव है, आम चुनाव है, उसमें तो समझ में आता है, उनकी भूमिका भी समझ में आती है। एक राज्य के चुनाव में वो आकर इस तरह की बातें करें, जो अब देखिए 2019 के चुनाव में उन्होंने राष्ट्रवाद और तमाम चीज़ें अपने आप को सामने रखा, राज्यों के चुनाव में भी ज़रूरत पड़ने लगी है। ये अच्छी बात है या खराब बात है बीजेपी के लिए, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे देश में इस बात को शिद्दत से महसूस किया गया है कि पार्टियां व्यक्तियों के आसपास बन रही हैं। हम बहुत विचारधारा की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, पर समाजवाद का ही उदाहरण है ये कि सपा में मुलायम सिंह जी और फिर उनके बाद अखिलेश जी, परिवारवाद आप कह सकते हैं। आरजेडी में आप देख लीजिए, वहाँ पर लालू जी, तेजस्वी जी और तमाम उनके भाई बहन। बंगाल में ममता जी, उनके भतीजे फिर अभिषेक हैं। आप इस बात को महसूस कीजिए कि ये कहीं भी आप चले जाएं, दक्षिण वहाँ पर अगर करुणानिधि थे तो फिर बाद में स्टालिन है, अगर वाई राजशेखर रेड्डी थे तो फिर वहाँ जगन मोहन है, और अगर के चंद्रशेखर राव हैं तो फिर KTR उनके लड़के हैं और के कविता उनकी लड़की हैं। आप इन विपक्षी दलों की बात छोड़िए, कांग्रेस में ही देख लीजिए तो आपको मुख्तलिफ राज्यों में कांग्रेस तो वैसे भी परिवारवाद का एक बहुत बड़ा आरोप गांधी परिवार की तरफ से लगता है, लेकिन उनके अलावा भी तो कितने परिवार हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में क्या परिवारवाद की कमी है? बिल्कुल। पर ऐसे में सिर्फ एक उदाहरण सामने आता है बड़े नेताओं में, या कुछ कम उदाहरण है, जैसे नीतीश कुमार है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो परिवारवाद के इन आरोपों से, या फिर अभी अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए हैं, अभी तक इन पे नहीं लगा है, उससे परे है। तो हम विचारधारा की राजनीति तो करते हैं, हमारे देश में है, लेकिन हम इससे अलग नहीं हो पाते हैं, और परिवारवाद में कहीं ना कहीं वो हमारी राजनीति फंसती है। समाजवाद शुरू हुआ हिंदी पट्टी में बिहार और उत्तर प्रदेश में 60, 70, 80, 90 के दशक में जाते जाते, और जैसे ही 20वीं सदी का समापन हुआ वो परिवारवाद में तब्दील हो गया। एक बार कहा जा रहा था कि मुलायम सिंह के परिवार के पता नहीं 8 या 10 लोग जो थे वो चुने गए थे और वो विभिन्न सदनों की शोभा बढ़ा रहे थे। तो अब ये एक विडंबना तो है, और ऐसे में बड़ा आसान होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भाई देखिए, शीर्ष नेतृत्व तो हमारा जो है वो तो इस तरह के आरोपों से बचा हुआ है, पर परिवारवाद को अगर उस तरह से आप देखें तो संघ परिवार है, और संघ परिवार के तो फोल्ड में कोई है, बताता है। जी हाँ, वो तो अगर उस फोल्ड में कोई है तभी वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा बन सकता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं संघ से ताल्लुक नहीं रखता हूं और फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा हूं। कुछ अपवाद हुए हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आप देख लीजिए तो ये परिवारवाद का हिसाब किताब जो है, इस पर तो बहस नहीं हो सकती है। और ये हमारी देश की राजनीति में बहुत मजाक के टर्म्स में कहा जाता था पहले कि गांधी परिवार इस तरफ, संघ परिवार उस तरफ। तो ऐसे में कोई विचारधारा की बात करे और कहे कि हम बस विचारों का ही मसला है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में तो परिवारवाद एक सच्चाई है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हम जो है एक विचार लेकर चलते हैं, एक विजन लेकर चलते हैं, फिर वो विजन अलग अलग जगह पर चेंज कैसे होता रहता है? देखिए, शीर्ष नेतृत्व, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का जो है वो इन आरोपों से अलग है, और इस कारण से ये जो ब्रांड एम्बेसडर बना करके बीजेपी उनको पेश करती है, मेघालय है, नागालैंड है, आपकी उत्सुकता है कि भाई उन चुनाव में भी क्यों प्रधानमंत्री मोदी, MCD के चुनाव दिल्ली में हो रहे थे, वहां भी पोस्टर्स हमने देखे प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री। ऐसे छोटे चुनाव तो खैर नहीं कहूंगा, छोटा राज्य भी नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब हर जगह जाकर ऐसे चुनाव प्रचार करेंगे तो इस देश में तो हर वक्त चुनावी माहौल ही रहेगा, और प्रधानमंत्री काम कब करेंगे ये भी लोग सवाल पूछते हैं सोशल मीडिया पे खूब। चलिए, वो प्रधानमंत्री को देखना है, क्योंकि उनकी तो परीक्षा हर 5 साल पे हो जा रही है और अगर वो जीत रहे हैं तो जाहिर है कि लोग मानते हैं कि वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो जीत इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो अपने ही ऊपर सारी चीजें ले लेते हैं। ये बड़ा सवाल है जो विपक्ष
मोदी वर्सेस मुद्दा का जो डिबेट है उसको बार बार फोकस कर रहा है। इस देश की जनता को एक कहा जाता है इमोशनल फूल बनाना, पर तो क्या वो टर्म यूज किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं यूज किया जा सकता है। इसलिए क्योंकि आपने पवन खेड़ा जी की बात की। पवन खेड़ा जी कह रहे थे मोदी जी मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं। 2 दिन पहले वो किसकी बात कर रहे थे? मोदी जी के जाने अनजाने उनके पिता के बारे में, चूंकि मामला कोर्ट में है इसीलिए लेकिन जाने अनजाने जो भी बोला गया उसकी आवश्यकता नहीं है। आप डिबेट को महंगाई पे लाइए। आज एक कहानी पढ़ रहा था मैं कि मनो प्याज बेच करके मुनाफा 2 रुपए प्रति किलो किसी किसान को आ रहा है। ये कहां का मुनाफा है? ये मुद्दे आपके मुद्दे क्यों नहीं है? ऐसा कैसे? किसानी अगर ऐसे चलेगी तो किसानी से रिटर्न कम रहा है, किसानी पर बोझ बढ़ रहा है। और मत भूलिए कि किसान है, उसने इस कोरोना काल जो बीता उसमें आपको कभी भी अनाज के लिए कमी नहीं होने दिया है। और 2 रुपये अगर प्रति किलो उसे फ़ायदा हो रहा है, वो प्याज नहीं बोएगा। अगली दफ़ा मुश्किल हो जाएगी, आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा। नहीं, जब ये मुद्दे आपके वो होने चाहिए। कृषि कानून आया तो यही तो लड़ाई थी कि जो बीच के लोग हैं वहीं खाएंगे, फिर वो चीज़ें बढ़ेंगी, मतलब किसान तक उसका भी फ़ायदा नहीं पहुँचना है। हालांकि एक लंबी डिबेट है कि कैसे पहुँचे, क्या चीज़ें हों, तमाम रिपोर्ट्स आई हैं इस देश के अंदर, लेकिन मुद्दे हैं तो तमाम मुद्दे ये वाले हैं। दूसरी तरफ एक मुद्दा मोदी जी खुद है, ये सच है इस देश। हाँ, वो एक है और वो बड़े पॉजिटिव तरीके से, बहुत पॉजिटिव तरीके से मेघालय और नागालैंड और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश और वो हर जगह जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है वहाँ प्रधानमंत्री मोदी है। अगर केरल में भारतीय जनता पार्टी नहीं है या कमज़ोर है तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। अगर आप ये देखिए कि इस पद का और उस रुतबे का मौजूदा प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस्तेमाल किया है, क्या मनमोहन सिंह इस्तेमाल कर पाए थे? इस पद का, इस रुतबे का अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से इस्तेमाल किया है, क्या शीला दीक्षित कर पाई थी? योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से इस रुतबे का इस्तेमाल किया है, वो एक मैस्कॉट बनकर के पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, क्या उस तरह से अशोक गहलोत कर पा रहे हैं? मुद्दों से ज्यादा यहाँ पे इमोशंस आप डेवलप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये कारीगरी आपकी जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है राजनीति में आने के लिए। क्योंकि एक वोटिंग जो है वो एक इमोशनल मैटर हो गया है। और इमोशनल मैटर अगर किसी व्यक्ति के आसपास, आप किसी फिल्म स्टार को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो आपके भावनाओं से कहीं जुड़ा हुआ होता है और इस कारण से उसकी छवि देखने के लिए, उसे अलग अलग किरदारों में देखने के लिए आप पहुंच जाते हैं। अगर ये सब कुछ जो जिसे लोकतंत्र कहा जा रहा है, कुछ लोगों के दिमाग में कहा जाता है कि ये पूरी तरह से एक छलावा है, ड्रामा है, तो उस ड्रामे के जो किरदार हैं उसमें इमोशनली सबसे ज़्यादा कौन जोड़ता है? राहुल गांधी ने किस तरह से देखिए जोड़ा और आज के डेट में उनकी तारीफ हो रही है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने जोड़ा है। जैसे राहुल ने अपने आप को जोड़ लिया आवाम से, उनकी दाढ़ी से लोग जुड़ गए। ये जो जोड़ने का है ये मुद्दों से भी भारी है और इस कारण से ये बहुत सतर्क रहने की बात है विपक्ष के लिए कि हर बार जब आप मुद्दों की बात करते हैं तो बहुत गंभीरता से करिए, क्योंकि कई दफ़े ऐसा हो रहा है कि मुद्दों पर व्यक्ति भारी हो रहे हैं, कई बार मौजूदा परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि मुद्दों पर मोदी भारी हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। तो कुल मिलाकर बेरोजगारी, महंगाई, ये सब विपक्ष के पास शस्त्र हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब से ऊपर एक ब्रह्मास्त्र है जिसे भारतीय जनता पार्टी यूज कर रही है या फिर यूज करती चली आ रही है। तो क्या उससे पार पा पाएगा विपक्ष, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, मुद्दा वर्सेस मोदी में आपके लिए अहम क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।